हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, जैसे कि हम 3 चैप्टर तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जो 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। इनको जो है हमें सही से देखना है। तो 2 या 3 लेक्चर में भी जितने भी होंगे, 2 या 3 लेक्चर में शायद ही हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। तो आखिर समीकरण क्या होता है, सबसे पहले हम ये चीज़ को जान लें। जैसे बहुपद होता है, कोई भी बहुपद है, जैसे एफ एक्स इजक्वल टू 2x² प्लस का 5x प्लस का 6। मान लो ये हमारा क्या है, एक बहुपद है अभी, और इसी के बराबर में अगर हम 0 लगा देते हैं तो वही चीज़ क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। ठीक, आई होप ये समझ रहे होंगे कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। तो हमारा चैप्टर 2 क्या था, बहुपद था। वहाँ पे क्या था, द्विघात बहुपद। तो बहुपद में क्या होता है, बस बराबर में इक्वल में 0 नहीं होता है, और समीकरण में क्या हो जाता है, इक्वल में कुछ ना कुछ लिखा रहता है। ठीक है ना। तो हम द्विघात समीकरण की बात अगर करें तो यहाँ पे हेडिंग सबसे पहले डाल देंगे द्विघात समीकरण। इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लेंगे, जो हमारे चैप्टर का नाम है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से हम सीखेंगे। द्विघात समीकरण, आखिर द्विघात समीकरण क्या होता है? एक ऐसा समीकरण जिसकी चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, वही हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण। ठीक, तो द्विघात समीकरण मतलब जिसकी चर की घात क्या हो, अधिकतम 2 होती। जैसे हम यहाँ पे बात करें x² प्लस का 5x प्लस का 3 इजक्वल टू कितना, 0। तो ये क्या है हमारा, देखो यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 लगी हुई है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक द्विघात समीकरण है। अब बराबर में कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए। अगर तुमने बराबर में इसको हटा दिए तो हमारा यही द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो यहाँ बराबर में क्या, 0 लगाना होता है। ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल और हम लिख दें, जैसे लिख दें 4x² प्लस का 7x प्लस का 6 इजक्वल टू 0। ये भी क्या है, हमारा एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए हमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो x का गुणांक होता है उसको जो है 0 नहीं होना चाहिए। x के गुणांक को अगर ये 0 यहाँ पे कर दिए तो इसका मतलब इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। बाकी ये चीज़ भी हटा दो तो भी ये द्विघात समीकरण माना जाएगा। लेकिन अगर हम इस चीज़ को हटा दें तो ये द्विघात समीकरण फिर नहीं रहेगा, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक, तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर ये चीज़ कहीं मिल रही है, मतलब चर की अधिकतम घात 2 मिल रही है, तो हमारा वो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आई होप ये द्विघात समीकरण समझ में आया होगा। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक या मानक रूप बोल सकते हो। व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ये चीज़ होती है जहाँ ये चीज़ जरूर इंक्लूड करना होता है, जहाँ a डज नॉट इक्वल 0, मतलब a का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 कर दिए तो इसको ऑटोमेटिक वो 0 कर देगा, तो हमारा जो है ये द्विघात समीकरण फिर नहीं रहेगा। ठीक ना। तो यहाँ से हमें एक चीज़ दिख रही है, a डज नॉट इक्वल 0, मतलब a का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। ठीक, तो अब जो है आगे हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का परिचय हमने देख लिया, लेकिन यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, उस चीज़ को नोट कर लेना है, नोट में लिख लेना है। ऐसे पूछ लेता है द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, क्योंकि जितनी चर की अधिकतम घात होती है उतने ही उसके मूल होते हैं। तो 2 चीज़ सबसे लिखें, द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। मतलब ऐसे पूछ ले अगर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है, अधिकतम
घात अधिकतम घात 2 होती है। इस चीज़ को हमें लिख लेना है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें पूछ लेता है, इसलिए इस चीज़ को भी हमें नोट डाउन कर लेना है। दूसरा जो है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं। तो बेटा जितनी भी हमारी घात अधिकतम होती है उतने ही मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने हो जाएंगे, तो द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल 2 हो जाएंगे। द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं, 2 होते हैं। इन चीज़ों को जो है नोट डाउन कर लें अच्छी तरह से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं, ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, 5 ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो जो हमें बहुत बड़े ऑप्शन में जो है नहीं हमें उलझ जाना है कि जो बड़ा मान दिया हो तो उसी को आँख मूंद करके लगा दें। हमें ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी है, 2। जितनी अधिकतम घात उतने ही उसके मूल होते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। अब आगे जो है हम समझते हैं द्विघात समीकरण सिद्ध करना, इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम इस यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, इसलिए इन चीज़ों को हमें ध्यान से देखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मानक रूप हमें द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है इसको याद रखना है। हाँ, द्विघात समीकरण सिद्ध करना। अब द्विघात समीकरण हम सिद्ध कैसे कर पाएंगे, मानक रूप के हिसाब का अगर हमारा कोई भी समीकरण बन जाएगा तो द्विघात समीकरण होगा, वही हमारा सिद्ध हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, पहला हमारा दिया है दूसरे का पहला, दूसरा जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण सिद्ध करना। तो उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझाए दे रहे हैं, x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2x + 3, ये हमें दिया हुआ। इस चीज़ को हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जो है सरल करेंगे, फिर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पे a + b का होल ऑफ स्क्वायर लगा दीजिए, तो क्या होता है a² प्लस का b² फिर प्लस का 2ab, तो 2x, ये चीज़ हो जाएगी 2ab। b का मान कितना है, 1 है, तो 2 1 2 ही होगा। आगे यहाँ 2x प्लस का 2 3 6, इस 2 का क्या कर दिया अंदर मल्टीप्लाई, इसके साथ भी इसके साथ। यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हो, चूँकि a + b का होल ऑफ स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ऐसे लिखना हो या फिर 2ab को यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर 2ab को यहाँ लिख रहे हो इस हिसाब से 2ab + b², तो इस चीज़ को भी यहाँ पे पहले लिख सकते हैं a² + 2ab। तो 2a का मान कितना है x, b का मान कितना है 1, 1 का गुणा कराओगे 2 में तो कितना आएगा 2 ही आएगा। अब प्लस b², b का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बराबर इतना। अब इन सब चीज़ों को क्या कर देना है, इस साइड ले आना, पक्षांतर करेंगे। क्यों पक्षांतर करेंगे, क्योंकि अभी हमने जाना कि जो व्यापक समीकरण होता है द्विघात समीकरण, तो ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। इस प्रकार का हमें चाहिए, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, इसको पक्षांतर कर देंगे। तो x² प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस 2x माइनस का 6 = 0। अब हम देखेंगे कि x² कोई है और यहाँ पे कोई पद नहीं दिया है, तो यही लिख देंगे। 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि प्लस के हैं माइनस के हैं। 2x में से 2x चले कितना 0 हो गए। अब यहाँ 6 प्लस का 1 है माइनस का 6, विपरीत चिन्हों को क्या करते हैं भैया, विपरीत चिन्हों को हम घटा देते हैं बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली को। तो और बड़ी वाली संख्या का है कि है माइनस की, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देना होता, माइनस की है बड़ी संख्या, ये लगा दी। अब 6 में से 1 घटाओ, ये नहीं कि 6 में से 1 जोड़ दें, विपरीत चिन्हों को क्या करते हैं हमेशा माइनस करते हैं। तो कितना आ जाएगा 5 बराबर कितना 0। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, चूंकि अभी बच्चों को डाउट होगा कि अभी इस प्रकार के नहीं बना, बिल्कुल बना हुआ है बेटा, थोड़ा सा बनाने की आवश्यकता है। x² माइनस के हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 0x, अब प्लस का b प्लस का c = 0। अब देख पा रहे होंगे 0 × x करोगे, चाहे प्लस लगाओ या माइनस लगा दो, ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 0 × x, अब प्लस का c कितना है माइनस का 5 है तो -5, ये चीज़ रखेंगे।
अगर हम इस चीज़ को इंक्लूड कर दिए तो इसके मान में कोई अंतर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि 0 इंटू एक्स का मतलब 0 ही है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है। इस रूप का है कि नहीं है? हम बताए थे ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बी और सी का वैल्यू 0 होगी तो भी वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। हमें मात्र देखना होता है x की अधिकतम घात 2 वाला पद 0 नहीं होना चाहिए, बाकी और कोई भी पद 0 हो जाएंगे तो भी वो द्विघात समीकरण होगा। इसका अस्तित्व होना चाहिए, बाकी इनका अस्तित्व हो या ना हो तो भी वो द्विघात समीकरण होगा, के रूप का है। इसलिए x प्लस 1 जो क्वेश्चन दिया था उसी को लिख देंगे, इक्वल टू 2x प्लस का 3 एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस डायरेक्ट जो है ऐसे क्वेश्चन दे देता है, बोल देता है बताइए कि ये क्या द्विघात समीकरण है, तो हमें हल करके पता चल जाता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगला क्वेश्चन एक इसी तरह का और देख लेते हैं। इस चीज़ को नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप जो है नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला इसी तरह का क्वेश्चन है, उसको भी देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्या है क्वेश्चन में? x माइनस 2 ब्रैकेट में है, फिर दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। x माइनस 2 फिर ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और ब्रैकेट में x प्लस 3। इसको बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम इसको हल करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे गुणा कराओ। यहाँ पे क्या होता है? इंटू x का गुणा। हम ये जो है जब बीजीय व्यंजकों का गुणा कराना हो तो बिल्कुल इजी होता है, पहला पद उठाना होता है, पहले ब्रैकेट का पहला पद, पहले ब्रैकेट का पहला पद उठाओ, अगले ब्रैकेट में जितने भी पद हैं सब में क्या करो? क्रम से गुणा करा दो। हम इसको उठा रहे हैं पहला पद, दूसरे ब्रैकेट में जितने भी पद हैं सबके साथ गुणा करा लेंगे और चिन्ह जो लगे हैं उसी अकॉर्डिंग हम जो है रख देंगे। x का x से गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर, गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। फिर x का इसके साथ करवा दो, इसके साथ तो हो गया गुणा, अब इसके साथ करवा दो तो x का नाम x, इसका काम हुआ खत्म। अब जो है 2 को उठाएंगे, -2 का गुणा करा दो x में तो -2x हो जाएगा, -2 का गुणा 1 में कराओगे तो -2। अब जो है ये काम हमारा यहाँ से पूरा गुणा हो गया। अब आगे देखते हैं, इसमें भी गुणा की ही बात आई है तो यहाँ भी गुणा कर दें, x का गुणा x से और फिर इससे। पहले ब्रैकेट का पहला पद उठाओ, दूसरे ब्रैकेट में जितने भी पद है सब में क्रम से गुणा करा दो, बिल्कुल ईजी है गुणा कराना। x का x से गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर, x का 3 से तो 3x, यहाँ पे एक छिपा होता है 3 का नाम 3x, एक का गुणा कराओगे -1 का x से तो -x हो जाएगा, और 1 का गुणा फिर इसके साथ करा दो 3 के साथ तो -3। इन सब को क्या करो? इस साइड ले आएंगे या फिर यहीं से x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। या फिर ऐसे ना समझ में आए, सबको क्या करो? पक्षांतर कर लो इस साइड, x स्क्वायर प्लस x माइनस, यहाँ पे भी कर सकते हो -2x -2 -x स्क्वायर -3x प्लस का x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे x वालों को जोड़ना घटाना चाहते तो जोड़ घटा लेते, कोई इशू नहीं है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, और देखते हैं x कितना हो जाएंगे? 2x, प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे 2x, तो ये 2x से दोनों 2x बनेंगे, ये 2x कैंसिल हो जाएगा। फिर कितना बना? यहाँ पे बचा हमारा कितना? -3x और यहाँ पे -2 प्लस का 3, कितना? प्लस का 1 इक्वल टू कितना? 0। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, चूंकि लिखेंगे चूंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पद ऑटोमेटिक यहाँ पे है ही नहीं है। यही हम बताए थे कि ए स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, इसके जो गुणे का वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक दिख ही नहीं रहा है कि वो चीज़ है। भाई अगर इस चीज़ को लिखना चाहें ऐसे लिखेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1। अगर तुम बोलो कि सर उसमें काम तो बना लिए थे, इसमें ऐसे नहीं बना सकते क्या?
हम बनाने को बना लेंगे, लेकिन बेटा हम शर्त में लिखाए हैं कि a डज नॉट इक्वल 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। इसलिए जो के रूप का नहीं है, इसलिए x माइनस 2 एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस का 3 यह है द्विघात समीकरण नहीं, सीधे से लिख दिए, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो अगले कॉन्सेप्ट में हम पहुंचते हैं गुणनखंड विधि या श्रीधराचार्य, या इसी का दूसरा नाम क्या है, द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करना। अब मूल ज्ञात करने के लिए बोल देता है क्वेश्चन में, गुणनखंड विधि से भी हमें बोल सकता है निकालने के लिए, या फिर श्रीधराचार्य से बोल सकता है। तो हमें दोनों मेथड हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को पहले कर दूंगा गुणनखंड विधि से, इसको भी बना देंगे हम इस जैसे जो है समीकरण बनाने के बाद श्रीधराचार्य से कर देंगे, तो दोनों जो है मेथड आपका क्लियर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब गुणनखंड विधि से हम जो है मान ज्ञात करना या मूल ज्ञात करना द्विघात समीकरण के सीखेंगे, जो कि हम चैप्टर सेकंड में भी जब हम शून्यक पढ़ा रहे थे तो शून्यक के दौरान भी किए थे, वही चीज़ है। बस वहाँ पे क्या होता था, बराबर में 0 नहीं होता था, तो वहाँ शून्यकों के लिए हम क्या लिखते थे, शून्यकों के लिए बराबर में 0 लगाना पड़ता था। यहाँ पे अपने आप पहले से सब व्यवस्था दी रहेगी, बस हमें गुणनखंड विधि से हल कर देना है। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे डालेंगे तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरे कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन मैं गुणनखंड विधि से करेंगे। मैं डाले दे रहा हूँ गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना या मान ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना, किसके मूल ज्ञात करना, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। दिया क्या है, हमारा इक्वेशन दिया है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम बताए थे बेटा कि जो भी अचर पद होता है यहाँ क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं x² का जो भी गुणक, 10 से करना 10, गुणा करने पे कितना मिले हमको 10 मिले, घटाने पे कितना मिले 3x। हम बताए थे अगर ना समझ में आए तो इसके क्या कर लिया करो, फैक्टर, 2 पंचे 10, 5 का नम 5। अब इन्हीं में से वो चीज़ हमारी मिल जाएगी। 5 में अगर 2 घटा देंगे बेटा कितना आएगा, 3 आएगा। 5 में 2 घटाओ कितना आएगा, 3। अब 5 दूनी कितना होता है 10। यही चीज़ हमें बनाना था, वो चीज़ हमें बहुत ही सरलता से प्राप्त हो गई। बच्चों को यही दिक्कत हुआ करती, वो समझ नहीं पाते कि किस संख्या को जोड़े घटाएं कि इतना प्राप्त हो। तो हम बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं, क्या किया करो, गुणनखंड कर लिया करो, इन दोनों का गुणा कराने के बाद यहाँ जो भी संख्या उसका भी गुणा करा लेना होता है, इसके बाद उसके फैक्टर कर लो, बहुत ही आसानी से वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। x² माइनस के 5x प्लस के 2x। अब चिन्हों का कैसे ध्यान देना होता है, अगर यहाँ माइनस है तो हमें क्या करना है, बड़ी वाली संख्या माइनस लगा देना है, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस का गुणा माइनस। 5 में दोगे 3 आ जाएगा। अब माइनस 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 0। 2 की जोड़ियाँ बना ले जाती हैं, तो यहाँ से x कॉमन है, तो x माइनस का 5, यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है। चलिए बच्चों, जैसे 2 हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और 2 पंचे 10, तो कितना है बच्चों 5। तो x माइनस 5 और x माइनस 5 ये भैया क्या होते हैं, भिड़ जाया करते हैं, मतलब यहाँ जो भी होगा वही चीज़ यहाँ आएगी। अगर हमारा सही किए हैं तो हमारा यहाँ जो मान होगा वही चीज़ यहाँ प्राप्त होगी। तो x माइनस 5 हम कॉमन कर लेंगे भैया, तो क्या बचेगा, x प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू कितना, 0। अब एक बार इसके बराबर 0 कर देना होता है, एक बार इसके बराबर 0। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। फिर x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हमें बहुत ही आसानी से मूल प्राप्त हो गए। तो लिख देंगे अतः मूल x बराबर कितने आए भैया, 5 माइनस का 2। यही हमारे क्या है, आंसर हैं।
आई होप ये बिल्कुल जो है सभी बच्चों के सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो हम इससे जो है कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, अगर ये हम लोगों का प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य किया करें। अगला क्या है क्वेश्चन हमारा, 1/x² प्लस का 5 इक्वल टू 1/9, ये क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को मैं रफ कर रहा हूँ। अब इसको जो है हम गुणनखंड से ना करके हम श्रीधराचार्य से करेंगे। पहले इसको इसके जैसे बना लिया जाएगा, फिर जो है श्रीधराचार्य से करने को गुणनखंड विधि से कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और श्रीधराचार्य से जैसे बोल दे तो वो चीज़ भी हम समझाई दे रहे हैं कैसे करना है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, क्या दिया गया है, 1/x² प्लस का 5 इक्वल टू 1/ कितना है 9। ठीक, अब यहाँ से देखो भैया ये अभी क्या है हमारा सही तरीके से समीकरण नहीं बना हुआ है, इसको बनाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो x² प्लस का 5 इक्वल टू 9 एकन्नम कितना 9। ठीक, ये हमारा जो है समीकरण हमारा बन गया, द्विघात समीकरण। अब इसको जो है इस साइड ले आए तो x² प्लस का 5 अब प्लस का 9 इक्वल टू कितना 0। तो x² 9 में से 5 गए कितना आ जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे भैया क्या आया, x² माइनस के 4 इक्वल टू 0। अगर इसको हमें किससे करना है, श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, नहीं तो ये जो है आंसर आ गया है अगर गुणनखंड से करना होता, क्योंकि हम इसको क्या बना सकते हैं 2 का स्क्वायर, x² माइनस 2 का स्क्वायर जैसे करेंगे तो यहाँ पे एक सर्वसंख्या लग जाती है, a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस बी a माइनस बी। एक बार इसको प्लस में रख देते, एक बार माइनस में, जो है बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमें जो है श्रीधराचार्य का प्रयोग करके लगाना है, तो हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है भैया, व्यापक समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण डाल दीजिए। व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जैसे हम इससे तुलना करेंगे भैया तो a की वैल्यू कितनी है, x² के गुणांक में है, इसके गुणांक कितना है 1, तो a की वैल्यू 1, x का गुणांक b है तो b की वैल्यू कितनी, यहाँ x का गुणांक कोई है ही नहीं तो 0। c की वैल्यू कितनी है, c का मान यहाँ अचर है, यहाँ भी अचर माइनस का 4। अब सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र, यहाँ पे सीधे से लिख दें सूत्र क्या होता है भैया, बहुत ही इजी फार्मूला है, इसको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लेना है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ये ध्यान देना होता है सूत्र में, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इतने में बटे लगा देते हैं, तो ये जो है हल करने के दौरान वो बिल्कुल गलत कर देते हैं। वैसे भी गलत है क्योंकि ये जो है 2a पूरे के बटे में होता है, ना कि इसके बटे में। अब सारी वैल्यू यहाँ पे उपस्थित है, रख दीजिए। तो x इक्वल टू माइनस बी की जगह पे 0 माइनस लगाओ चाहे प्लस 0, से कोई मतलब ही नहीं होता है, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान भी 0 ही है माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है माइनस 4 है, अपान में कितना 2a की वैल्यू कितनी है 1। अब इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 हम हटाए दे रहे हैं, प्लस माइनस यहाँ 0 का और 0 4 चौको 16 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 16 बटे में कितना 2। अब ये देखो हम 4 के अगर फैक्टर करेंगे या 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, तो 4 क्या हो जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 4 गुणे 4 अपान कितना 2। तो x इक्वल टू प्लस माइनस का 4 आ गया बाहर, बटे में कितना 2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस का 2। मतलब हमारा अर्थात में लिख देंगे अतः x इक्वल टू, एक बार भी क्योंकि हम पढ़े हैं कि द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल्य कितने होते हैं 2 होते हैं, तो यहाँ वैल्यू तो एक ही प्राप्त हुई लेकिन प्लस माइनस, और रूट के बाहर क्या होता है प्लस माइनस, तो एक बार इसको प्लस में लिख सकते हो एक बार माइनस में लिख सकते हो।
यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो हम अगले टॉपिक के पर पहुंचते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, इसमें एक मूल दिया होने पर दूसरा मूल ज्ञात करना या फिर किसी अचर पद का मान ज्ञात करना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझना है। मैं इस चीज़ को रफ करता हूँ। हमारा आज का जो है लास्ट कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। क्या कहता है, एक मूल दिया होने पर दूसरा मूल ज्ञात करना या फिर किसी अचर पद का मान ज्ञात करना। दो प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, एक मूल दिया होने पर दूसरा मूल ज्ञात करना या फिर किसी अचर पद का मान ज्ञात करने के लिए। तो क्वेश्चन हम लिखेंगे डायरेक्ट, जो है कौन सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आज का चौथा है, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स माइनस का 8 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है, का एक मूल कितना है भैया, एक मूल 2 है। तो हमें के की वैल्यू क्या करना, फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी है क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट तो है ही है। ध्यान देना है, क्या कह रहा है, एक मूल 2 है। भैया एक चीज़ समझ लो सबसे पहले, अगर किसी भी द्विघात समीकरण में का कोई एक मूल दे देगा तो वो जो मूल होगा वो समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। मतलब कि दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जैसे यहाँ पे ये बोला है एक मूल 2 है, मतलब x की वैल्यू क्या है, 1 2 दिया है। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे 2 को रख देंगे, बराबर कितना 0, उसी तरह से चला देंगे। तो हमारा जो है k की वैल्यू आ जाएगी, जो हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। का एक मूल 2 है, चूँकि दिए गए लिखेंगे, दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल 2 है, इसलिए क्या होगा भैया, x की जगह पे वैल्यू रख दो, इसलिए x बराबर कितना 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, भाई कहाँ रखना, समीकरण में रख दो। तो 2 का वर्ग माइनस k इंटू 2 माइनस का 8 इक्वल टू 0। जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ 2 हम रख दिए हैं। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 दूनाई 4 माइनस का 2k और माइनस 8 इक्वल टू कितना 0। 8 4 कितना हो, नहीं यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस घटेंगे, माइनस 2k, 8 में से 4 घटाओगे माइनस के 4 इक्वल टू कितना 0। इस 4 का क्या कर दो पक्षांतर, तो माइनस 2k इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा। तो k इक्वल टू प्लस का 4 बटे कितना जाएगा, -2, काट देंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। बहुत ही सिंपल तरीके से हम k की वैल्यू प्राप्त कर लिए हैं। यही हमारा फाइनली आंसर है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण हमें दिया गया है का एक मूल -2 है तो p का मान। सेम यही क्वेश्चन है, बस हमें p की वैल्यू बताना है, इसमें k की वैल्यू दिया था। तो यहीं पे हम किए दे रहे हैं, सेम उसी तरह से करना है और कुछ नहीं बदलाव करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि क्या कह रहा है, समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का p इक्वल टू 0 का एक मूल क्या है, -2। तो वही लिखेंगे, चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल कितना है, -2 है। चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल -2 है, इसलिए भैया क्या करेगा, ये -2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो हमें क्या करना है, x की जगह, इसलिए x बराबर -2 समीकरण में रखने पर तो रख दीजिए भैया। बहुत ही आसानी तरीके से हमें जो है p की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो रख देते हैं p का मान
x की जगह -2 तो -2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू रखो -2 और माइनस p इक्वल टू 0। 2 दूनी 4 -2 दूनी 4 माइनस p इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये भी हमारा एक आंसर हो गया, p का मान कितना आया 0 आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा है, यदि एल्फा कॉमा बीटा दिए गए समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल हों तो एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर एल्फा बराबर क्या होगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप ये नोट डाउन कर लिए होंगे। तीसरा क्या है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या दिया है, द्विघात समीकरण यहाँ पे हल जरूर डाल दिया करो भैया, हल। द्विघात समीकरण क्या है, 2x² माइनस 3x और प्लस का 5 इक्वल टू 0 के मूल हों। क्या है मूल, के मूल क्या दिए हैं, एल्फा कॉमा बीटा के मूल एल्फा कॉमा बीटा है, के मूल एल्फा कॉमा बीटा है। इसलिए हम एक चीज जानते हैं भैया कि अगर मूल दिए हैं एल्फा और बीटा तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल क्या होता है, इस चीज को हम निकाले ले रहे हैं। एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक बटे में कितना x² का गुणांक। तो हम यहाँ से एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें, -x का गुणांक, x का गुणांक कितना भैया -3, माइनस सूत्र का माइनस मान भी है, x² का गुणांक कितना है 2 है, तो कितना आ जाएगा 3/2। मतलब एल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल कितना हमको प्राप्त हो गया, एल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2। फिर हम निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल, मतलब एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे कितना होता है x² का गुणांक। जो हर में होता है वही चीज़ हमारी दोनों में होती है, हर में इसका भी सेम है इसका भी सेम है। तो अचर पद कितना है, प्लस का 5 है, x² का गुणांक कितना है 2 है, तो 5/2 प्राप्त होगा। अब हमें जो है जिसकी वैल्यू प्राप्त करना है बहुत ही आसानी तरीके से हमें उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्या दिया गया है वैल्यू, किसकी याद करना है, एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर एल्फा इक्वल टू कितना होगा, है ना, इक्वल टू। देखो ध्यान से, यहाँ से हम दोनों से कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, एल्फा बीटा दोनों में है तो एल्फा बीटा कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा एल्फा और यहाँ बचेगा एक बीटा। अब दोनों की हमें वैल्यू यहाँ पे दी गई है, हम निकाल चुके हैं। एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5/2 गुणे एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2। तो अब इसका जो है कुछ कट रहा नहीं तो अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा, 5 3 15 2 दूनी 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 15/4, यही हमारा आंसर है। आई होप ये जितनी भी चीज़ें हम लोग समझाए हैं तो आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में उस डाउट को अवश्य पूछें। अगर ये हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है तो ये ध्यान दें।